एग्ज़ाम रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एग्ज़ाम सीरीज़ में। इसका हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें पार्ट 2 राजा किसान और नगर का भाग 1 है। इसमें पहले भाग में हम आधे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको पता ही है, इतिहास में 95 प्लस मार्क्स लाना। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं इसकी पहली स्लाइड को। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ किसने निकाला? आंसर है हमारा जेम्स प्रिंसेप, आपने नाम कई बार सुना ही होगा। पियदस्सी का अर्थ क्या होता है? यह है मनोहर मुखाकृति वाला। ये नाम बेटा देवानाम पियदस्सी ये यूज़ किया गया था अशोक के लिए। देवानाम पिय यानी कि देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। ओलिगार्की किसे कहते हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। ये जो हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, उन 16 महाजनपदों में कुछ में गण या संघ के द्वारा राज किया जाता था और कुछ में ओलिगार्की था यानी समूह शासन था। कोई एक राजा न होकर अनेक व्यक्ति पुरुष इस सत्ता को संभालते थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। अगला है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से डैश भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। बेटा जहाँ पे ब्राह्मण का है वहाँ पे मोस्टली आंसर हमारा होता है संस्कृत। और जब गुप्त वंश की बात करेंगे तो उसमें भी संस्कृत ही मुख्य भाषा थी उनके अभिलेखों इत्यादि की। 16 जो जनपद है बेटा, ये एक्चुअली महाजनपद है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसको माना गया है? मगध को, आप जानते ही हैं। और मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना, उसके कारण क्या थे बेटा? खेती की उपज अच्छी थी, जिससे कि वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लोहे की खदानें थी, इससे जो कृषि के लिए औजार और युद्ध के लिए हथियार बनाना काफ़ी आसान हो गया था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जिससे वो युद्ध के लिए इनको ट्रेंड कर सकते थे। एक स्रोत में ये बताया भी हुआ आपकी बुक में कि किस प्रकार ये जंगली हाथियों को पकड़ते थे। तो जंगली हाथियों का सेना में होना बहुत बढ़िया बात थी। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। बेटा आपको मालूम ही है, जो गंगा है बिहार से होकर गुजरती है और मगध है आधुनिक बिहार में ही है। तो यहाँ पर जब जो गंगा नदी है इसका क्या बेनिफिट था? एक तो सिंचाई के तो काम आती ही थी, इससे आवागमन सस्ता भी होता था। इससे जो व्यापार करना था काफ़ी सस्ता होता था। और आपको मालूम है जल मार्ग व्यापार का सबसे सस्ता हमारा साधन होता है। और इसके अलावा है जैन और बौद्ध लेखक है, उन्होंने मगध की महत्ता का कारण बताया कि जो इसके बड़े बड़े शासक रहे हैं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्हीं की नीतियों को कारण बताया गया है कि जो मगध इतना शक्तिशाली बना। इसके अलावा क्या था बेटा, जो इनकी राजधानियाँ होती थी, इसकी राजधानी थी पहले राजगीर या राजगाह। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ये सारी राजधानी ये किलेबंद होती थी, तो काफ़ी सुरक्षित भी होती थी ये। तो बेटा इसके एक कारण है मगध सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। अगला है, सबसे पहला हमने पढ़ा कि सबसे पहले राजधानी राजगाह या राजगीर थी और उसके बाद फिर इसकी राजधानी को बनाया गया पाटलिपुत्र। ये बेटा एक छोटा सा गांव था पाटली ग्राम, इसी को आगे विकसित करके पाटलिपुत्र बनाया जो आधुनिक पटना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक समय में पाटलिपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन मार्कर ही है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वह उसने कब इसकी स्थापना की? इसकी स्थापना की बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य कब स्थापित हुआ? 321 ईसा पूर्व में। और किसने इसको स्थापित किया, इसकी स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? अशोक ने। और बेटा अशोक इस विजय के अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने इस विजय को प्राप्त किया। 8वां वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद उसका दिमाग थोड़ा सा बदल गया, उसने धम्म का रास्ता अपनाया और युद्ध को उसने त्याग दिया।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? 3 नंबर का आ सकता है बेटा। पहला है इसमें पुरातात्विक प्रमाण जैसे मूर्तिकला इत्यादि जो हमें उस समय की मिली हैं। दूसरी है समकालीन रचनाएं, जैसे यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज थे उनके द्वारा लिखा गया विवरण, जो उनकी पुस्तक है इंडिका। हमें वो पुस्तक तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उस पुस्तक के कुछ अंश हमको मिलते हैं इंडिका के। दूसरा है कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। इससे उस समय के सामान्य जीवन के बारे में बहुत चीज़ें पता लगती हैं। ये एक पॉलिटिक्स पर लिखा हुआ ग्रंथ था। नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन लिखा गया ये पॉलिटिक्स पर। उसके अलावा जो परवर्ती जैन हैं बाद के, और जो बौद्ध हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं या संस्कृत ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सबसे बाद में, पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इन अभिलेखों में जिस टाइम ये लिखे गए थे तब से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि अभिलेखों में तो बेटा एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको सबसे पक्के स्रोत मानते हैं हम। एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें नहीं लिखा लेकिन आप सुन लीजिए, अभिलेख किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, और कई बार इन अभिलेखों पर उनकी तारीख भी खुदी होती है। अगला बेटा हम स्लाइड में देखते हैं, धम्म के सामान्य सिद्धांत क्या थे? मैंने बताया ना, कलिंग में जब अशोक ने बहुत मारकाट देखी तो इसका ध्यान धम्म की ओर गया। तो धम्म कोई नया धर्म नहीं था, एक सामान्य शिष्टाचार के नियम थे। इसके मेन चीज़ें क्या हैं? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। ये बेटा थोड़ा सा गलत लिखा है, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। दूसरे धर्मों और परंपराओं के आदर्श शामिल हैं, कि भाई और धर्मों की और परंपराओं की अच्छी अच्छी बातें भी इसमें शामिल कर ली। और अशोक ने बेटा धम्म के प्रचार के लिए कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जो विदेशों में जाकर और या मौर्य साम्राज्य में जाकर धम्म का प्रचार करते थे। उनको नाम दिया गया था धम्म महामात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद करना। अगला है बेटा, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? देखो बेटा, ये माना जाता है कि भारत का आरंभिक इतिहास यहीं से ही शुरू होता है। तब तक माना जाता था जब तक कि हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हम नहीं कर पाए थे। तो ऐसा क्या हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो इसको हम इतना परिवर्तनकारी काल मानते हैं? सबसे पहली चीज़, ये जो नए हमारे राज्य और नगर बने हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। इसी वक्त ये जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख था। लोहे का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया था इस समय में, और साथ ही सिक्कों का विकास भी इसी समय के साथ जोड़ा जाता है। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय के साथ। साथ ही साथ इसमें बेटा बौद्ध तथा जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बौद्ध और जैन है, इन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी इसी समय हुआ, तथा 16 महाजनपद राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अगला है, ये जो 16 महाजनपद मिले हैं बेटा, इनके विशिष्ट अभिलक्षण बताओ, यानी कि इनकी कुछ जो स्पेशलिटीज़ हैं वो बताओ। पहली है, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन कई गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। जो हमने बेटा अभी पीछे सुना था ओलिगार्की, इसमें सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी, वही थी। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, इन्हीं गणराज्यों से संबंधित थे। इस समय जो राज्य बने बेटा, इनमें से कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे, जो बहुत बड़ी बात है। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और राजधानी किलेबंद होती थी, यानी कि उसके राजधानी के चारों तरफ 4 दीवारी होती थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए आर्थिक स्रोत भी चाहिए थे, पैसे वैसे चाहिए थे। इसके लिए क्या करते थे? एक उपाय इनके पास था, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना, और इस चीज़ को उस टाइम पे कोई बुरा नहीं माना जाता था।
और ऐसे धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना यानी कि परमानेंट सेना बना ली और नौकरशाही तंत्र, अधिकारी वगैरह नियुक्त कर लिए। तो ये हैं बेटा महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। ये 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर का भी, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार दिमाग में रख लेना। मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार किया जाता था, ये बेटा इसके बारे में मेगास्थनीज ने काफ़ी बढ़िया विवरण दिया हुआ है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। पहली का काम नौसेना का संचालन, दूसरे का काम था यातायात और खान पान का संचालन, तीसरी का काम पैदल सैनिक, चौथी अश्वारोही जो घोड़े वाले होते हैं, पांचवी रथारोही जो रथ चलाते हैं, और छठी उप समिति थी हाथियों का संचालन करना। इसमें सेकंड है उसका काम थोड़ा सा ज़्यादा था। वो किस प्रकार से कि उपकरणों को ढोने के लिए, ढूंढना गलत लिखा बेटा, उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सारा दूसरी उप समिति का ही काम था। 3 नंबर का बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, उप समिति वाला या सैनिक गतिविधियों का संचालन कैसे किया जाता था, तो इसमें मेगास्थनीज वाला ही सारा उल्लेख आएगा। अगला है बेटा दैविक राजा से आप क्या समझते हैं, भारत के आरंभिक इतिहास के संदर्भ में स्पष्ट करें। नाम से ही पता लग रहा है बेटा दैविक राजा यानी कि राजा अपने आप को देवताओं के तुल्य मानते थे। और ये क्यों करते थे, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना था कि भाई साहब हम तो उस देवी देवता के उत्तराधिकारी या उनके प्रतिनिधि हैं, ये था। और कुषाण राजाओं ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां भी देते थे और अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे, अपने नाम के आगे देवपुत्र आदि भी लगा लेते थे। और संभवतः ये उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो कुषाणों ने सोचा कि हम भी अपने आप को देवपुत्र कह लें। और बेटा ये अपने जो कॉइन्स चलाते थे, सिक्के, उसमें एक तरफ तो देवता की तस्वीर होती थी उन सिक्कों में और एक तरफ इनकी अपनी तस्वीर होती थी, ताकि लोग इन्हें देवता के समान ही समझें। अगला एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल 1 मार्कर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना डैश ने की जो डैश के राजकवि थे। तो बेटा प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, और इसकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत। हमारा एक और है लास्ट कि सेनगुट्टू वन की वन यात्रा किस तमिल महाकाव्य का अंश है, आपका आंसर होगा बेटा शिल्पदिकारम। इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर कि किस तमिल महाकाव्य में ये सेनगुट्टू वन की वन यात्रा की कहानी है, आंसर होगा आपका शिल्पदिकारम। तो बेटा यहाँ पे हमारा आज का ये भाग खत्म होता है। अगले भाग में हम इसको और कंप्लीट कर देंगे जो हमारे मेन क्वेश्चंस बचे हुए हैं बाद के। थैंक यू बेटा।